रिव्यूज प्रेजेंटिंग मूनफॉल। कहानी की शुरुआत में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेस शटल को ठीक कर रहे होते हैं। इस स्पेस शटल पर 3 एस्ट्रोनॉट होते हैं जिनका नाम होता है ब्रायन, मार्कस और जॉय। ब्रायन और मार्कस स्पेस शटल को बाहर से ठीक कर रहे होते हैं, वहीं जो उन दोनों को अंदर से कमांड दे रही होती है। कुछ देर में मार्कस ब्रायन के पीछे से कुछ अजीब सी चीज़ देखता है और जो आकर इनके स्पेस शटल से टकरा जाती है और इससे शटल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे मार्कस शटल से टूट जाता है और वो स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। और दूसरी तरफ जो शटल के अंदर इस धमाके की वजह से बेहोश हो जाती है। ब्रायन किसी तरह से शटल के अंदर आता है और शटल को कंट्रोल करता है। कुछ वक्त बीत जाता है और ब्रायन पर अब इन्वेस्टिगेशन होती है क्योंकि उस अटैक पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता। मार्कस की मौत का जिम्मेवार पे अथॉरिटी ब्रायन को ठहरा देती है और उसे जॉब से निकाल देती है। ब्रायन डिप्रेस्ड हो जाता है, साथ ही ब्रायन की वाइफ भी उसके साथ नहीं रहती। कहानी में अब 10 साल बीत चुके हैं और केसी हाउस में नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराता है और उन डॉक्यूमेंट से उसे पता लगता है कि मून अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है। वो नासा को ये बात बताने की कोशिश करता है कि मून अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है, मगर कोई उस पर यकीन नहीं करता। अब दूसरी तरफ जो को दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आता है और वह नासा के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है। उसे वहां पता लगता है कि मून अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है और मून की दूरी तेज़ी से कम हो रही है। करीब 3 हफ्ते में अर्थ से टकरा जाएगा और अर्थ तबाह हो जाएगी। इसी बीच केसी की नज़र एक न्यूज़पेपर पर जाती है। उसे पता लगता है कि एस्ट्रोनॉट डे पर वो ब्रायन से मिल सकता है और वो मून की सिचुएशन उसे बता सकता है। वहीं ब्रायन को दिखाया जाता है जो अपने मकान मालिक से छुपकर उसी स्कूल में जाता है जहाँ उसे लेक्चर देना होता है, लेकिन उसकी जगह बच्चों को लेक्चर केसी दे रहा होता है। ब्रायन उसको वहाँ से भगा देता है बिना उसकी बात सुने। जाते जाते केसी अपने डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ फेंक देता है। ब्रायन के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसे पता लगता है कि उसके बेटे को नशे की हालत में ड्राइव करने के जोर में पकड़ लिया है। अगले दिन ब्रायन कोर्ट रूम में जाता है। वहाँ अपने बेटे को बचाने के लिए थोड़ा हंगामा शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जज को गुस्सा आ जाता है और उसके बेटे का केस 1 हफ्ते के लिए टाल दिया जाता है। अब तक केसी ने ट्विटर पर मून की ऑर्बिट की बात फैला दी थी और पूरी सिटी में अफरा तफरी फैल जाती है। सब सिटी छोड़कर किसी ऊंची जगह पर जाने लगते हैं ताकि वो मून की ग्रेविटी से उठे ज्वार भाटे से बच सके। दूसरी तरफ अब नासा में हड़बड़ी फैली हुई है क्योंकि मून अर्थ से टकराने वाला है और ये न्यूज़ अब टीवी पर दिखाने लग जाते हैं कि अर्थ क्रैश करने वाली है। अब ब्रायन केसी की बात पे यकीन करने लगता है और वो उससे मिलने के लिए जाता है। ब्रायन केसी से पूछता है कि तुमने इस बात के बारे में कैसे पता लगाया। केसी कहता है वो कई सालों से इस पर रिसर्च कर रहा है। वो कहता है मून अंदर से खाली है और उसके कोर में जो वाइट स्टार है उसी की वजह से मून को एनर्जी मिलती है। वो ये भी कहता है कि मून के कोर में कोई छेड़छाड़ हुई है जिसकी वजह से वो अपना ऑर्बिट बदल रहा है और शायद ये कोई एलियन कर रहा है। और पूरी सिटी में सुनामी आने लगती है और जैसे तैसे करके वो सब बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तरफ नासा अपना एक स्पेस शटल मून पर भेजते हैं, पर वही एलियन टेक्नोलॉजी उस शटल पर हमला कर देती है, उन सब एस्ट्रोनॉट्स को मार देती है। नासा ये सब देखकर घबरा जाता है। अब नासा के डायरेक्टर जो को अपनी पोजीशन देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और डैन फील्ड नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहते हैं। डैन फील्ड नासा में पहले काम करता था और उसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है। और भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो डैन फील्ड को पता होते हैं। डैन फील्ड बताता है कि अपोलो 11 की लैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारी अबनॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, जैसे मून नहीं चाहता कि कोई इंसान मून पर लैंडिंग करे, लेकिन जब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें और इंजन बंद किया तब वो लैंड कर पाए। डैन फील्ड कहता है कि उस मिशन पर वो भी था और जब नासा को बताने की कोशिश की तो नासा ने इस बात को छिपा लिया। वो कहता है मून शायद एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है और उसकी टेक्नोलॉजी हम इंसानों से हज़ारों गुना ज़्यादा है। अब जो को अपने एक्स हस्बैंड से पता लगता है कि आर्मी मून पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाली है। जो कहती है कि न्यूक्लियर के रेडिएशन से अर्थ वैसे भी रहने लायक नहीं बचेगी, मगर मिलिट्री उसकी बात नहीं मानती। जो का हस्बैंड उसे अपने बेटे के साथ बंकर में जाने के लिए कहता है। अब जो किसी तरह से अपना पुराना शटल ढूंढ लेती है और वो मिलिट्री की हेल्प से ब्रायन और केसी को भी ढूंढ लेती है और अपने मिशन के बारे में बताती है। ब्रायन उसके साथ काम करने के बदले अपने बेटे की रिहाई मांगता है और जो मान जाती है। अब जो और ब्रायन शटल अरेंज करते हैं और उसे टेक ऑफ के लिए रेडी करते हैं। ब्रायन और जो मून पर जाकर उस एलियन टेक्नोलॉजी को बम से उड़ाने का प्लान बनाते हैं और जिसकी वजह से मून अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है।
इसी बीच सनी ब्रायन का बेटा वहाँ जाता है और ब्रायन उसे मिलकर बहुत खुश होता है। ब्रायन उसे बंकर में जाने के लिए कहता है। वहीं जो का बेटा और उसकी केयर टेकर केली भी बंकर के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच बहुत बड़ा भूकंप आता है और स्पेस शटल का थर्ड इंजन काम करना बंद कर देता है। कुछ वक्त के लिए प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो बिना सब इंजन्स के इतना थ्रस्ट पैदा नहीं कर सकते कि वो मून तक जा सकें और लोग वहाँ से अपने अपनी फैमिली के पास जाने लगते हैं। अब केसी बताता है कि मून अर्थ के पास आ रहे हैं और उसकी ग्रेविटी की हेल्प से वो मून पर जा सकते हैं, सिर्फ 2 इंजन की हेल्प से, और वो सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब केसी, ब्रायन और जो शटल स्टार्ट करते हैं और बड़ी मुश्किलों से किसी तरह से मून पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मून से निकलने वाले पत्थर शटल से टकरा जाते हैं और शटल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और वो उसी होल पर क्रैश कर जाते हैं जहां से वो एआई वॉर्म यानी कि वो एलियन टेक्नोलॉजी अटैक करते हैं। दूसरी तरफ सनी की कार को कुछ लुटेरे छीन लेते हैं और लेकर भाग जाते हैं। सनी अब वहीं पास में अपने स्टेप फादर के घर चले जाते हैं जहां वो अपनी मॉम और स्टेप डैड से मिलते हैं। अब वो सब लोग कार लेकर बंकर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि मून के ऑर्बिट में आने से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए एक जगह रुक जाते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद फिर से वही गुंडे इन पर हमला कर देते हैं। बस सनी और बाकी सब किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। इसी बीच स्पेस में जब वो होल के पास जाने लगते हैं तो किसी फ़ोन से फ़ोटो लेने लगते हैं और ब्रायन उस न्यूक्लियर बॉम्ब को उस होल के ऊपर छोड़कर शटल में वापस आ जाता है और उस एआई क्रिएचर का इंतज़ार करने लगते हैं, मगर वो क्रिएचर उस बॉम्ब को छोड़कर इनकी शटल की तरफ आने लगते हैं। ब्रायन समझ जाता है कि रिमोट की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों की वजह से वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ब्रायन रिमोट को बंद कर देते हैं और साथ ही किसी मोबाइल को भी तोड़ देते हैं और फिर वो क्रिएचर बिना कुछ नुकसान पहुँचाए वापस चला जाता है। अब ये सब प्लान बनाते हैं कि शटल और बॉम्ब को उस होल के अंदर जाकर ब्लास्ट करेंगे। 20 किलोमीटर होल के अंदर जाने के बाद ब्रायन शटल की पावर बढ़ाने के लिए इंजन ऑन कर देते हैं, जिससे वो एआई क्रिएचर इनका पीछा करने लगते हैं। वो अंदर जाकर पाते हैं कि मून के अंदर बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जैसे मून को किसी ने बनाया हुआ होता है। कुछ देर बाद इनके शटल को कोई चीज़ अपनी तरफ खींच लेती है और वो एक बड़े से गेटवे के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर ये बेहोश हो जाते हैं। होश आने के बाद जो और केसी को पता लगता है कि वो अंदर सांस ले सकते हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन होती है और वाइन को पता लगता है कि इनका साथी ब्रायन वहाँ नहीं होता। वो ब्रायन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो किसी वाइट रूम में होता है। उसे वहाँ अपना बेटा नज़र आता है। एक्चुअली वो एक एआई सॉफ्टवेयर होता है जो ब्रायन से बात करने के लिए इस रूप में आया हुआ होता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चा कहता है कि बिलियन ईयर्स पहले इंसान बहुत एडवांस होते थे। उन लोगों ने अपने रहने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स बना रखे थे और सब बहुत खुशहाली से रहते थे। इन सब चीज़ों को कंट्रोल एआई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता था, मगर एक दिन सब बदल गया जब एआई उनके अगेंस्ट हो जाता है और जो टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई थी वही टेक्नोलॉजी इंसान को ख़त्म करने लगती है। वो लोग बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर रहने लगते हैं, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें ढूंढ लेता है और इंसानों को मार देता है। इसलिए इंसान अपना डीएनए अर्थ पर भेजते हैं ताकि मानव जाति को बचाया जा सके। और कुछ इंसान एआई सॉफ्टवेयर की हेल्प से मून के अंदर रहने लगते हैं, लेकिन एआई क्रिएचर मून को ढूंढ लेता है और मून पर हमला कर देता है। ये क्रिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोलॉजिकल चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। वो बच्चा कहता है कि हमें एक इंसान चाहिए जो मून से उस क्रिएचर को हटा सके और उसके ख़त्म होने के बाद मून अपने ऑर्बिट में वापस आ जाएगा। अब ब्रायन को होश आ जाता है और केसी और जो को भी वो मिल जाते हैं। ब्रायन बताता है कि जल्दी से जल्दी हमें उस क्रिएचर को ब्लास्ट करना होगा। अब वो सब उस एरिया से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि उस टेक्नोलॉजी ने उनकी शटल को ठीक कर दिया होता है, जैसे वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। शटल ऑन होते ही क्रिएचर मून के कोर से हटकर उनकी शटल का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी से सनी के स्टेपफादर की मौत हो जाती है। अब देखते हैं कि मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से भूकंप और मेट्रोइड्स अर्थ पर टकराने लगते हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री के लोग न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट करने वाले होते हैं, मगर जो का हस्बैंड उन सबको गन पॉइंट पर लेकर उन्हें रोक देते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन केसी और जो को कहता है कि मैं क्रिएचर के अंदर जाकर ब्लास्ट करता हूँ और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि ब्रायन कुछ करता, केसी बॉम्ब को लेकर क्रिएचर के अंदर चला जाता है और उसे ब्लास्ट कर देते हैं। ये बहुत इमोशनल सीन होता है। जब केसी ब्लास्ट करने जाता है वो ब्रायन को कहता है कि मेरी मॉम को कहना कि मैं नकारा नहीं था
और मेरी मोम का ख्याल रखना ब्रायन। और ये बोलकर वो क्रीचर के अंदर जाकर ब्लास्ट कर देते हैं। अब शटल को लेकर जो अर्थ पर आ जाती है और धीरे धीरे मून अपने ऑर्बिट में वापस चला जाता है। अर्थ डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है। लास्ट में वो सब मिलते हैं तो सनी ब्रायन से केसी के बारे में पूछता है। तो ब्रायन कहता है वो एक हीरो था, उसने हमें बचा लिया। दूसरी तरफ केसी को एआई फिर से बना देता है और उसकी मोम के रूप में आकर केसी को कहता है कि तुम भी अब मून का एक पार्ट हो जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना